Hey everyone, I'm really sorry for posting this Kingdom late, Kingdom Protesta in the next video of mine. Actually, I was ill, so now I'm going to upload all the chapters soon, very fast about it. Okay, now let us move to our Kingdom Protesta, which is जितने भी इसमें Kingdom Protesta में जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे वो कैसे होंगे, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक. ओके, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं. मैं एक बार दोबारा दिखा देती हूँ ये कि ऑल प्रोकैरियोटिक, जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारे किंगडम मोनेरा में आते हैं, और जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारे किंगडम प्रोटिस्टा में आएंगे. ठीक है, और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे किंगडम प्रोटिस्टा की तरफ. तो किंगडम प्रोटिस्टा बेसिकली इसका जो सेल टाइप होगा वो यूकैरियोटिक होगा. यूकैरियोटिक हम लोग जानते हैं कि यूकैरियोटिक में जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड होता है. जितने भी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं. ठीक है, और जो सेल वॉल होगी वो क्या होती है? सेल वॉल बेसिकली किंगडम प्रोटिस्टा में जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके, उनमें कुछ में प्रेजेंट होती है और कुछ में प्रेजेंट नहीं होती है. और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात हम लोग अगर करें तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट होगी. बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सेलुलर होता है. कैसा सेलुलर? यूनिसेलुलर. ठीक है, यूनिसेलुलर प्रेजेंट होते हैं क्योंकि इसमें, तो यूनिसेलुलर होगा. मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर हम लोग बात करें तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है और हेटेरोट्रॉफिक भी हो सकता है. ऑटोट्रॉफिक में अगर होगा तो फोटोसिंथेटिक होगा, कीमोसिंथेटिक नहीं होगा. ये हम लोग पहले हम लोगों ने जो किंगडम मोनेरा किया उसमें जो ऑटोट्रॉफिक टर्म थी वो फोटोसिंथेटिक भी थी और कीमोसिंथेटिक भी थी. लेकिन जो इसमें है किंगडम प्रोटिस्टा में वो ऑटोट्रॉफिक जो है उसमें से फोटोसिंथेटिक टर्म होगी, कीमोसिंथेटिक नहीं होगी. ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं. हमारे कहते हैं ऑल सिंगल सेल यूकैरियोट्स, मतलब कि इसमें जो ये जो पूरा ग्रुप है किंगडम प्रोटिस्टा का, इसमें जितने भी सिंगल सेल यूकैरियोट्स है सब इसमें सिंगल सेल यूकैरियोट्स पाए जाते हैं किंगडम प्रोटिस्टा में. और मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरली एक्वेटिक. जो प्रोटिस्टा के मेंबर्स हैं, बेसिकली जो प्रोटिस्टा के जितने भी मेंबर्स हैं इसमें ऑर्गेनिजम्स हैं वो बेसिकली प्राइमरली एक्वेटिक हो गए. प्राइमरली एक्वेटिक का मतलब मोस्टली एक्वेटिक, ज्यादातर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स पाए जाएंगे इसमें. और जो रिप्रोडक्शन होता है इनका बाय सेल फ्यूजन, या तो सेल फ्यूजन की वजह से होगा या फिर जाइगोट फॉर्मेशन. ठीक है, ये समझ गए आप. और आगे है किंगडम प्रोटिस्टा, यहाँ से मेन इंपॉर्टेंट है जिसके एग्जाम्पल्स आपको लर्न करने हैं. कौन सा मराइन और फ्रेश वाटर में पाया जाता है, वहां से इम्पोर्टेंट है कि किंगडम प्रोटिस्टा जो है हमारा 5 टर्म्स है इसमें हमारी. पहला है क्राइजोफाइट्स, द नेक्स्ट इज डायनोफ्लैजेलेट्स, द थर्ड इज यूग्लेनॉइड्स, नेक्स्ट इज स्लाइम मोड्स एंड देन प्रोटोजोअन्स. ओके, ये 5 है, बहुत इजी है, हो जाएगा आराम से नोट्स की वजह से. इसमें देखते हैं क्राइजोफाइट्स. अब हम लोग पहले उसकी तरफ बढ़ते हैं, वो हमारा है क्राइजोफाइट्स. क्राइजोफाइट्स क्या होते हैं? बेसिकली माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स है किंगडम प्रोटिस्टा में, जो कि विद वाटर करंट्स, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म मतलब बहुत छोटे से हैं, तो वाटर करंट्स की, अगर वाटर करंट्स की उसमें आएंगे तो बहुत जल्दी फ्लो करेंगे. ठीक है, कोई भी छोटी मतलब वेट की चीज या छोटे मास की चीज जितनी भी होती है वो जल्दी फ्लो करती है, हमें पता है. बहुत उसकी जो वेलोसिटी होती है वो ज्यादा मतलब बहुत तेज होती है. ठीक है, द नेक्स्ट इज इसमें जो क्राइजोफाइट्स में है वो ग्रुप्स इंक्लूड होते हैं जैसे डाया एटम्स एंड गोल्डन एल्गी. गोल्डन एल्गी बेसिकली जो है हमारी वो डेस्मिड्स, उसे हम डेस्मिड्स भी कहते हैं. गोल्डन एल्गी को डेस्मिड्स भी कहा जाता है. इस क्राइजोफाइट्स के ग्रुप में डाया एटम्स और गोल्डन एल्गी दोनों होंगे. ठीक है, और जो क्राइजोफाइट्स है हमारे फ्रेश वाटर और मराइन ऑर्गेनिजम्स दोनों ही हैं. ठीक है, फ्रेश वाटर और मराइन ऑर्गेनिजम्स दोनों ही हैं, और मतलब फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट में भी पाए जाते हैं और मराइन एनवायरनमेंट में भी पाए जाते हैं. और जो क्राइजोफाइट्स में ज्यादातर जो मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, ज्यादातर जो क्राइजोफाइट्स के हैं वो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे. और ये जो डाई एटम्स एग्जाम्पल बेसिकली वो है क्या नाम है, हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ डाई एटम्स का एक थोड़ा सा पैराग्राफ के उस पर दिया हुआ एक दो लाइन में कि जो डाई एटम्स हैं उनकी जो सेल वॉल्स हैं वो आपस में एक दूसरे से मतलब इंडल्ज हो जाते हैं, जैसे कि मतलब पैक्ड हो जाते हैं. उनकी जो सेल वॉल्स हैं ऑल्टरनेटिवली पैक्ड हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो फिट हो जाते हैं एक किसी भी कंटेनर में कह लीजिए, या अपने आप में मतलब एक स्टिफ एक बहुत कड़ी सी वो क्या नाम है सॉलिड वो चीज मतलब अपनी सॉलिड शेप बना लेते हैं, जिसको हम लोग मतलब अलग नहीं कर सकते या तोड़ नहीं सकते. ठीक है, तो ये डाई एटम्स का एग्जाम्पल के तौर पे इसमें समझाया गया है. और जो सेल वॉल्स होती हैं डाई एटम्स की बेसिकली एम्बेडेड होती हैं सिलिका से.
और सिलिका हम लोग जानते हैं कि वो सब्सटेंस है जो कि इंडेस्ट्रक्टिबल है, और इसी वजह से जो उसकी सेल वॉल्स होंगी वो भी इंडेस्ट्रक्टिबल होंगी। ठीक है, ये चीज समझ में आई। और अब आगे बढ़ते हैं। ओके, अब डाई एटम्स लेफ्ट बिहाइंड सेल वॉल डिपॉजिट्स इन द हैबिटेट्स। ओके, जब डाई एटम्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उसमें बेसिकली क्या है, जो डाई एटम्स हैं अपनी सेल वॉल जो सेल वॉल्स डिपॉजिट हुई होती है वहाँ पे उस हैबिटेट में, जो पर्टिकुलरली जहाँ पे डाई एटम्स होते हैं वहाँ पे सेल वॉल्स अपनी जो है वो लीव कर देते हैं, जिसकी वजह से बिलियन ऑफ ईयर्स जब उस पे क्या बिलियन ऑफ ईयर्स के बाद वो डाई एटॉमिशियस अर्थ में कन्वर्ट हो जाती है। जब सेल वॉल डिपॉजिट्स जो वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं डाई एटम्स के, उसके बाद बिलियन ऑफ ईयर्स बाद जो डाई एटॉमिशियस अर्थ क्रिएट होती है, बनती है, और वो डाई एटॉमिशियस अर्थ बेसिकली ग्रिटी इन नेचर होती है, मतलब एक कड़ी या पत्थर नुकीली जैसी, जो कि यूज की जाती है पॉलिशिंग सरफेस में, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स में। ठीक है, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स ये हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे बेसिकली, बट यहाँ पे आपको एग्जांपल के तौर पे समझ में आना चाहिए कि किंगडम प्रोटिस्टा में जो क्राइजोफाइट्स है वो कहाँ पे किस में यूज होता है, पॉलिशिंग या फिर फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स में। अगर एक क्वेश्चन आ जाए कि मतलब डेस्मिड्स और गोल्डन एल्गी कहाँ पाए जाते हैं, किस किंगडम के हैं, और किंगडम में अगर किंगडम प्रोटिस्टा आ जाए उसमें 4 आपको दिए जाए, स्लाइम मोल्ड्स, प्रोटोजोअन्स, डाइनोफ्लैजेलेट्स या फिर क्राइजोफाइट्स, सबको क्राइजोफाइट पे टिक करना है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, डाई एटम्स, और जो डाई एटम्स हैं वो चीफ प्रोड्यूसर्स हैं ओशन के। अभी हम लोगों ने इसमें पहले हम लोगों ने पढ़ा उसमें था कि सेल वॉल कुछ किंगडम प्रोटिस्टा के कुछ ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होती है, कुछ में प्रेजेंट नहीं होती है। क्राइजोफाइट्स की अगर हम लोग बात करें तो क्राइजोफाइट्स में सेल वॉल प्रेजेंट थी, साथ में फ्रेश वाटर एंड मराइन एनवायरमेंट्स में पाए जाते हैं ये। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं डाइनोफ्लैजेलेट्स की तरफ। डाइनोफ्लैजेलेट्स बेसिकली मोस्टली मराइन और फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स है, ज़्यादातर मराइन एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं और फोटोसिंथेटिक है, ये हम लोगों ने पढ़ा कि फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स ज़्यादातर होते हैं उसमें। और किंगडम प्रोटिस्टा में द नेक्स्ट इज दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड ड्यू टू पिगमेंट्स प्रेजेंट इन देयर सेल्स। और ये जो ऑर्गेनिज्म है डाइनोफ्लैजेलेट्स जो है हमारे, वो येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड जो है वो अपने जो उनके सेल्स में प्रेजेंट पिगमेंट्स हैं उनकी वजह से ऐसे दिखते हैं। और इनके जो सेल वॉल है बेसिकली पहले हम लोगों ने पढ़ा था जो क्राइजोफाइट्स टर्म में कि वो किससे बनी हुई थी सेल वॉल, उसकी सिलिका से। इसमें है कि जो सेल वॉल है वो सिर्फ सेलुलोज प्लेट से बनी हुई होती है। ठीक है, सिर्फ मतलब सेलुलोज की बनी हुई होती है जो सेल वॉल है इसकी। और डाइनोफ्लैजेलेट्स में 2 फ्लैजेला होते हैं। अगर आप भूल जाएं कि फ्लैजेलेट्स इसमें होते हैं कि नहीं होते, तो डाइनोफ्लैजेलेट्स, डाइनो को छोड़ दीजिए, फ्लैजेलेट्स, फ्लैजेला होगा, इसमें 2 फ्लैजेला होंगे, जो कि एक लॉन्गिट्यूडनल होगा, दूसरा ट्रांसवर्स होगा। ठीक है, और रेड डाइनोफ्लैजेलेट्स का नाम है गोनियोलेक्स। ठीक है, रेड डाइनोफ्लैजेलेट्स को क्या कहेंगे, गोनियोलेक्स, जिसकी वजह से जो सी है हमारा वो रेड अपीयर होता है समटाइम्स, जिसे रेड टाइड्स भी कहा जाता है, रेड टाइड्स की तरह दिखता है। और बेसिकली इसकी एक ये टर्म भी है कि अगर जो डाइनोफ्लैजेलेट्स हैं अगर एनवायरनमेंट में, उस पर्टिकुलरली मराइन एनवायरनमेंट्स में अगर ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे, जिसकी वजह से टॉक्सिन्स रिलीज होगा, और टॉक्सिन्स रिलीज होंगे तो अगर इतने ज़्यादा नंबर्स में, तो जो ऑर्गेनिजम्स ऑलरेडी प्रेजेंट है मराइन एनवायरनमेंट्स में, जैसे फिशेस हो गया और बहुत से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हो गए, तो उनकी हेल्थ के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा और मतलब वो मर जाएंगे। ठीक है, तो इतने जो अगर जो मतलब एक तरह से जो डाइनोफ्लैजेलेट्स हैं हमारे, वो बिल्कुल मतलब क्या नाम है, टॉक्सिन रिलीज करते हैं, टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करते हैं मरीन एनवायरनमेंट्स में, तो इतने मतलब थोड़े खतरनाक भी है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई। रेड डाइनोफ्लैजेलेट्स जितने भी अभी लास्ट ABMT जो अभी हुए थे और जो नीट एग्जाम था उसमें ये वाला टर्म आया था, रेड डाइनोफ्लैजेलेट्स को क्या कहते हैं, गोनियोलेक्स, और सी जो है इसकी वजह से रेड अपीयर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, द नेक्स्ट टर्म अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। उससे पहले क्राइजोफाइट्स में हमने पढ़ा कि सेल वॉल होती है, डाइनोफ्लैजेलेट्स में भी सेल वॉल है अभी तक। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं यूग्लिनॉइड्स की तरफ। ओके, हियर इट इज। अब यूग्लिनॉइड्स के बारे में मैंने एक टर्म जो थी फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में भी पढ़ाई थी। तो यूग्लिनॉइड्स बेसिकली हमारे बहुत अलग तरह के जो प्रोटिस्ट हैं, ये मतलब कि अपना जो है फोटोसिंथेटिक भी है और हेटेरोट्रॉफिक भी है। वो आगे पढ़ते हैं, कैसे समझ में आएगा। पहले है फर्स्ट जो पॉइंट है इसका, कहता है मेजॉरिटी आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन स्टेग्नेंट वाटर।
जो यूग्लिनॉइड्स हैं बेसिकली फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि खड़े पानी में पाए जाते हैं. स्टेगनेंट वाटर बेसिकली उसे कहते हैं खड़ा पानी हिंदी में. ठीक है. द नेक्स्ट इज इंस्टेड ऑफ सेल वॉल दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल. ठीक है. इनके पास सेल वॉल नहीं होती है. क्या होती है? एक प्रोटीन रिच लेयर जिसे हम पेलिकल कहते हैं, जिसकी वजह से इनकी जो बॉडी है बहुत फ्लेक्सिबल होती है. ठीक है. और इनके पास भी 2 फ्लैजेला हैं यूग्लिनॉइड्स में, एक बड़ा और एक छोटा, अ लॉन्ग वन एंड अ शॉर्ट वन. ओके. द नेक्स्ट इज मोस्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ यूग्लिनॉइड्स दैट कि अगर ये जो यूग्लिनॉइड्स है हमारे सनलाइट में प्रेजेंट होंगे तो फोटोसिंथेटिक की तरह बिहेव करेंगे. अगर सनलाइट एब्सेंट होगी तो हेटरोट्रॉफिक की तरह बिहेव करेंगे अपने छोटे ऑर्गेनिजम्स को मतलब खा के या इस तरह से. ठीक है. The next is pigments of euglenoids are same as that are present in higher organisms. जो pigments हैं euglenoids के वो same है, मतलब जैसे जो हायर ऑर्गेनिजम्स में प्लांट्स में पाए जाते हैं. कैसे पिगमेंट्स? जैसे क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, सेंथोफिल्स, ये सब वही पिगमेंट्स जो है यूग्लिनॉइड्स में ही पाए जाते हैं. इसी वजह से ये जो फोटोसिंथेटिक बिहेव करता है कई बार, और क्योंकि किंगडम प्रोटिस्टा में है, ठीक है, इस वजह से हेटरोट्रॉफिक भी वो करता है इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट. ओके. इसका जो एग्जाम्पल है वो है यूग्लेना. ठीक है. ये यूग्लिनॉइड से ही यूग्लेना बना है. ठीक है. अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे स्लाइम मोड्स की तरफ. स्लाइम मोड्स बेसिकली मैं इसमें से कराऊंगी एनसीईआरटी में से, वो काफी अच्छी तरह से समझाया गया है. ओके. तो यहाँ बढ़ते हैं. स्लाइम मोड्स आर सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट. बेसिकली जो हमारे स्लाइम मोड्स है वो सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट है. ये ध्यान रखना है, सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट. एस फॉर स्लाइम मोड्स, एस फॉर सेप्रोफाइटिक. ओके. तो सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट बेसिकली क्यों है सेप्रोफाइटिक? आपको पता है, जो डेड एंड डिकेइंग मैटर्स पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, ये वो है. द बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विग्स. डिकेइंग मतलब जो सड़ रही होती है, एंड ट्विग्स मतलब कि टहनी, शाखाएं, एंड लीव्स इनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल. एंड जो बेसिकली ये उस तरफ ज़्यादातर ये स्लाइम मोड वहाँ पे होते हैं जहाँ पे बेसिकली डेड एंड डिकेइंग मैटर्स प्रोड्यूस होते हैं, जहाँ जिसकी वजह से अपना ऑर्गेनिक मटेरियल उनमें से ले सकें. ठीक है. ये चीज़ आपको समझ में आई. नेक्स्ट इज अंडर सुटेबल कंडीशंस दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम which may grow and spread over several feet. बेसिकली ये प्लाज्मोडियम, क्या इसमें टर्म आ गई, ये कैसे, मतलब हम लोगों ने तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स वगैरह पढ़ा था जो चैप्टर नंबर 2 एक्चुअली क्लास 12th में है बेसिकली. तो इसमें आपको एक चीज़ समझा देती हूँ. जो प्लाज्मोडियम है एक सेल मतलब बहुत सारे जो एक सेल में एक न्यूक्लियाई होता है जो कि फ्यूज होगी आगे नेक्स्ट टर्म प्रोड्यूस करता है दूसरे सेल के साथ. लेकिन इसमें क्या होता है, जो एक सेल जो है वो बहुत सारे सेल्स का इकट्ठा हो जाता है, और जो न्यूक्लियाइज है, हाँ, तो एक सेल जो होता है हमारा बेसिकली जब उसमें एक न्यूक्लियाई होता है जो कि फ्यूज होकर नेक्स्ट के साथ नेक्स्ट सेल प्रोड्यूस करता है. लेकिन प्लाज्मोडियम टर्म तब क्रिएट होती है जब एक सेल जो है वो बहुत सारे सेल्स के साथ मतलब फ्यूज नहीं हो रहा, एक मास टाइप क्रिएट कर रहा है जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियाइज हैं. तो प्लाज्मोडियम में बेसिकली जो प्लाज्मोडियम में जो न्यूक्लियाई हैं वो फ्यूज नहीं होते. जो एक ही मतलब प्लाज्मोडियम बेसिकली मास है जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियाइज हैं. ठीक है. ये समझिए मतलब एक तरह से जो आपको काफी आसानी होगी. प्लाज्मोडियम बेसिकली वो टर्म है हमारी जिसमें न्यूक्लियाई जो है वो फ्यूज नहीं है, एक ही मतलब एक मास का बहुत बड़ा गुच्छा है जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है. वो प्लाज्मोडियम है हमारा, जो कि ग्रो करता है, बढ़ता जाता है जितने साल उसके साथ अटैच होते रहेंगे. लेकिन अनफेवरेबल कंडीशंस में, जब कंडीशंस फेवरेबल नहीं होती स्लाइम मोड्स के लिए, जो प्लाज्मोडियम है वो डिफ्रेंशिएट होना शुरू हो जाता है, डिवाइड होना शुरू हो जाता है, और जिसकी वजह से फ्रूटिंग बॉडीज क्रिएट करता है. ठीक है. जिसमें स्पोर्स होते हैं. ठीक है. ये हमें पता है फ्रूटिंग बॉडीज में स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, और वो जो स्पोर्स हैं वो ट्रू वॉल्स पोसेस करते हैं, सेल वॉल्स होती हैं इनमें मतलब की. और द नेक्स्ट इज दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स इवन अंडर एडवर्स कंडीशन. और जो ये स्पोर्स हैं, जो इनके स्पोर्स प्रेजेंट है जिसमें ट्रू वॉल्स, बेसिकली ट्रू वॉल्स मतलब ये चैप्टर नंबर 5 में मेरे ख्याल से है क्लास 12th में.
ट्रू वॉल्स एक्चुअली मैं भूल रही हूँ वो टर्म, वो नाम, बट आई विल मैं थोड़ा सा देख के उसमें क्या वो टर्म है तो वो फर्स्ट कमेंट में डाल दूंगी, कि जिसकी वजह से जो ये स्पोर्स हैं वो रेजिस्टेंट होते हैं, एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं और बहुत दिनों तक सर्वाइव करते रहते हैं। मेरे ख्याल से स्पोरोनिन है जहाँ तक मुझे लग रहा है, बट मैं देख के फिर भी एक बार कमेंट में लिख दूंगी। एंड द स्पोर्स पोजेस ट्रू वॉल्स, दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स, काफ़ी दिनों तक सर्वाइव कर सकते हैं इवन अंडर एडवर्स कंडीशन। इवन अंडर एडवर्स कंडीशन का मतलब है कि हाई टेम्परेचर्स में सर्वाइव कर सकते हैं, लो टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकते हैं, एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकते हैं, ये कंडीशंस यहाँ बताई गई हैं। और द स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट्स, और जो ये स्पोर्स है बेसिकली एक जगह से दूसरी जगह मूव किए जाते हैं बाय द एयर करंट्स। ओके, आगे नेक्स्ट है हमारा है प्रोटोजोन्स, लास्ट टॉपिक ऑफ आवर किंगडम प्रोटिस्टा। आगे बढ़ते हैं फिर। ओके, नाउ हियर वी गो। प्रोटोजोन्स जो है बेसिकली जितने भी प्रोटोजोन्स हैं वो हमारे हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है, या तो प्रेडेटर्स की तरह काम करेंगे या फिर पैरासाइट्स की तरह। और प्राइमेटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स हैं, प्राइमेटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स, ये ध्यान रखना है, प्राइमेटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स मोस्टली एनिमल्स की तरह जो बिहेव जो ऑर्गेनाइजेशन होती है इनकी वैसे होती है। नेक्स्ट इज प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स में 4 तरह की टर्म्स दी हुई है, अमीबाइड प्रोटोजोन्स, फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स, सिलिएटेड प्रोटोजोन्स एंड स्पोरोजोन्स। ये 4 टर्म्स जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला है हमारा अमीबाइड प्रोटोजोन्स। इसमें एक चीज़ मैं और कंफर्म कर दूं, इसके अलावा एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है किसी उसमें से। एनसीईआरटी इज़ एनफ, बेसिकली एनसीईआरटी पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे आप तो इट विल ग्रेट टू स्कोर मोर इन योर एग्जाम। एंड अब अमीबाइड प्रोटोजोन्स की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज they live in fresh water, sea water और moist soil सॉरी। तो ये जो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, सी वाटर में पाए जाते हैं, मॉइस्ट सॉइल में पाए जाते हैं, ठीक है, जो हमारे अमीबाइड प्रोटोजोन्स है। दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया बेसिकली फॉल्स फीट, ये अपना जो प्रे है, जो अपना खाना है, वो किस तरह से लेते हैं कि मूव करते हैं उसकी तरफ पहले, फिर उसको पकड़ते हैं बाय देयर स्यूडोपोडिया, अपना जो फॉल्स फीट है उनकी तरफ लाके उनको फिर एनगल्फ कर लेते हैं। वो हमारा ये जो एग्जाम्पल है किसका हो गया, अमीबा का। मतलब हमें ये समझ में आ गया कि जो हमारा अमीबा है वो फ्रेश वाटर में भी हो सकता है, सी वाटर में भी हो सकता है और मॉइस्ट सॉइल में भी हो सकता है। ये चीज आई समझ। अब द नेक्स्ट इज अमीबाइड प्रोटोजोन्स की, कि मैराइन वाटर जो है, मतलब कि ये फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स भी है, मराइन वाटर ऑर्गेनिजम्स भी है अमीबाइड प्रोटोजोन्स। मराइन वाटर अमीबाइड प्रोटोजोन्स हैव सिलिका शेल्स ऑन देयर सरफेस। सिलिका शेल्स दोबारा आ गया, सिलिका शेल्स होंगे तो इंडेस्ट्रक्टिबल होगा। और इसका एग्जाम्पल है एंटा अमीबा, जो कि एक पैरासाइट है। पैरासाइट का मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं फूड के लिए अपना, ठीक है। एंटा अमीबा बेसिकली एक डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है। चैप्टर नंबर 8 क्लास 12th में इसके बारे में पढ़ा हुआ है, पढ़ सकते हैं आप, नहीं तो आई विल पोस्ट इट इन द कमेंट, सेकंड कमेंट। ओके, द नेक्स्ट इज फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स। फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स की अगर हम लोग बात करें, ये समझ में आया ऊपर आपको, अमीबाइड प्रोटोजोन्स पहले कि फ्रेश वाटर भी होंगे और मराइन वाटर ऑर्गेनिजम्स भी होंगे। फ्रेश वाटर में अमीबा और मराइन वाटर में एंटा अमीबा, ठीक है। नेक्स्ट इज फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स। फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स का मतलब यही है कि इनके पास फ्लैजेला होगा, पहली बात, ठीक है। द नेक्स्ट इज आइदर फ्री लिविंग और पैरासाइट, या तो फ्री लिविंग होंगे या फिर पैरासाइटिक होंगे, ठीक है। और फ्री लिविंग एफ फॉर फ्री, एफ फॉर फ्लैजेला, ये ध्यान रखना। द नेक्स्ट इज जो इनकी पैरासाइटिक फॉर्म होती है वो डिसीज कॉजिंग होती है, और उसकी वजह से जो डिसीज होती है वो होती है स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है। आजकल जिनको ज्यादा नींद आती है तो थोड़ा ध्यान रखना कि ट्राइपैनोसोमा जो फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन है उसकी वजह से ना आ रही हो, क्योंकि एग्जाम डेज है। ओके, जस्ट जोक अपार्ट। अब आगे जो ट्राइपैनोसोमा है वो एक फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन है हमारा, और जिसकी वजह से स्लीपिंग सिकनेस होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। ट्राइपैनोसोमा फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन है हमारा, एक पैरासाइटिक फॉर्म है बेसिकली ये, जिसकी वजह से स्लीपिंग सिकनेस डिसीज होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं हमारे सिलिएटेड प्रोटोजोन्स की तरफ। ओके, दिस इज आवर सिलिएटेड प्रोटोजोन्स। बेसिकली दे आर aquatic and actively moving organisms due to the presence of thousands of cilia। बेसिकली जो हमारे सिलिएटेड प्रोटोजोन्स है वो एक्वेटिक है, ठीक है, और एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, बहुत जल्दी मूव करते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सीलिया, क्योंकि इनके पास
बहुत से जो सीलियास प्रेजेंट होते हैं जो कि इनको मूवेबल बनाते हैं, हेल्प करते हैं इनको मूव करने में. The next is they have a cavity or gullet which is present at the outside of the cell surface. The rows of cilia causes the water Latin into the gullet. Okay. ये इसके लिए, इस पेरामीशियम के लिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ. ये पेरामीशियम है हमारा. ये यहाँ पे बेसिकली दिखाया गया, ये गलट दिखाया गया है जिसमें जो पानी है, जो वाटर जब इनको चाहिए होता है वो, और जो फूड चाहिए होता है वो यहाँ से मूव करके जाता है इनके पास. ठीक है, ये चीज आई समझ. अब जो नेक्स्ट है हमारा, जो रोज ऑफ सीलिया कॉजेज द वाटर लैडन इनटू द फूड. sorry, and they have a cavity gullet which is present at the outside of the cell surface. ये चीज आपको समझ में आई, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कैविटी और गलट जो इनमें प्रेजेंट होती है उसी में जो उनका जो फूड है या वाटर लेडन है वो मतलब गलट में प्रेजेंट होता है, वह जाता है उस तरफ जाता है. एंड एग्जाम्पल जो इसका है वो पैरामीशियम. ओके, मतलब सिलिएटेड प्रोटोजोन्स हमारे क्या है, पैरामीशियम. इसी वजह से पैरामीशियम में हम लोग पहले क्लासेस में पढ़ चुके हैं, थाउजेंड्स ऑफ सीलियास प्रेजेंट होते हैं. अब हमें पता चला कि वो इसी वजह से मूव करता है और सिलिएटेड प्रोटोजोन है हमारा. ठीक है, अब लास्ट टर्म हमारे किंगडम प्रोटिस्टा की विच इज स्पोरोजोन्स. ओके, स्पोरोजोन्स में ऑर्गेनिजम्स विच हैव इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल. ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज प्रेजेंट होती है उनकी लाइफ साइकिल में, उसको हम कहते हैं स्पोरोजोन्स. बेसिकली इसका एक एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम. प्लाज्मोडियम हम लोगों ने किसमें पढ़ा था, मलेरियल पैरासाइट, जो कि हम लोग क्लास 12th में चैप्टर नंबर 8 में है ये भी प्रेजेंट, प्लाज्मोडियम टर्म. लेकिन अभी जो हम लोगों ने प्लाज्मोडियम पढ़ा वो स्लाइम मोल्ड्स में भी पढ़ा था, तो उसमें कंफ्यूज मत हो जाना. ठीक है, प्लाज्मोडियम बेसिकली वो टर्म है जो कि जिसमें एक ही सेल्स में वो क्या नाम है, बहुत से न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं एक मास क्रिएटिंग उसमें. ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना प्लीज. एंड टिल देन ये हमारा किंगडम प्रोटिस्टा था. I will going to upload your kingdom fungi soon, very soon actually. And thanks for all of you guys for this love, and जो मेरे subscribers हैं, thanks for them. And special thanks for श्वेता सक्सेना जिसने अभी मुझे फिजिक्स से कुछ नोट्स वगैरह सेंड किए ताकि मैं उसके ऊपर वीडियोस बना पाऊँ, जो कि बहुत important chapters हैं. And I will upload these soon. And thanks to all of you for loving the video and giving so much love and appreciation. I really appreciate you all guys. And the next thing, अगर आपको वीडियो पसंद आई प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच. और अगर कोई भी वीडियो में आपको लगता है कुछ समझ में नहीं आया टॉपिक, तो यू कैन कमेंट बिलो and can join my Google Plus community as well, my Facebook page, my Instagram page, my Twitter account, on my WhatsApp, and all the links are in the description. Thank you so much.